निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में 2-3 मौज़ूआत के हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्द हमले जिनमें सियासी शख्सियात भी निशाना बन रही हैं। आज बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में धमाके से JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला जो है वो ज़ख्मी हो गए। उनकी गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ और इससे पहले 30 जुलाई को KP के इलाके खार में JUI के कन्वेंशन पे खुदकुश हमले में 40 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की बलूचिस्तान की सूरत हाल है सिक्योरिटी की, क्या ये इम्पैक्ट कर सकती है? जो इलेक्शंस होने वाले हैं मुल्क में इस वक्त, जो इलेक्शन की फ़िज़ा बन चुकी है, इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ सियासी शख्सियात पर भी दहशतगर्द हमले, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है और क्या दहशतगर्द हमले इलेक्शन को मुतासर कर सकते हैं, ये सवालात रेज़ करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पे एक तो इमरान खान के लिए, चेयरमैन PTI के लिए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए जो साइफ़र केस है वो लग रहा है कि एक और फंदा उसका तैयार हो रहा है। और आज चेयरमैन PTI की भी और उनके साथ साथ शाह महमूद की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। खुसूसी अदालत ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद की, जबकि इनके बरक्स असद उमर की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई। तो सवालात ये रेज़ होते हैं कि क्या चेयरमैन PTI की साइफ़र केस में जान नहीं छूटेगी? साइफ़र गुम कैसे हुआ और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या इन सवालात को लेके चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म फंस चुके हैं? उनका निकलना यहाँ से अब मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ ये सवाल भी करेंगे, क्या तोशा खाना और साइफ़र केस के बाद 9 मई के मुक़द्दमात चेयरमैन PTI की सज़ाओं के लिए मुंतज़िर हैं? फिर एक और इशू हम डिस्कस करेंगे जो कि कल का था, जहाँ पे अबूरी सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था और एक तारीख़ तजवीज़ की थी, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये भी तजवीज़ दी थी कि आम इंतखाबात के लिए एक यूनानिमस और सिंगुलर डेट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। मुस्लिम लीग नून का इस पर रद्द-ए-अमल आ चुका है। नून लीग कहती है कि सदर आरिफ अलवी के ख़त की कोई अहमियत नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ आ चुका है, वो कहती है कि इलेक्शन कमीशन सदर के ख़त का जवाब दे चुका है कि तारीख़ देना सदर का इख्तियार नहीं है और इलेक्शन कमीशन ही तारीख़ देगा। इलेक्शन के इस हवाले से कोई तनाज़ा नहीं है। यानी कि मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है अबूरी सदर आरिफ अलवी के लेटर को। इलेक्शन कमीशन का मुमकिना रद्द-ए-अमल, इस पर क्या हो सकता है? प्रोग्राम में ये सवाल रेज़ करने की कोशिश करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन जवाबी ख़त लिखेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा एज़ पर द सजेशन बाय द इंटरिम प्रेसिडेंट आरिफ अलवी? और क्या ख़त लिख के सदर ने इलेक्शन कमीशन के तारीख़ देने के इख्तियार को तस्लीम कर लिया है? और क्या एक नया आइनी बहरान नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में मुंतज़िर होगा? ये सवालात करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी कुछ बात करेंगे, जो कि मुसलसल बिलावल भुट्टो ज़रदारी PDM पर और इलेक्शन कमीशन पे तनक़ीद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन तारीख को लेके और लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को लेके बिलावल भुट्टो बहुत आगे निकल गए हैं? और क्या बिलावल और ज़रदारी का आपस का इख्तलाफ गुड कॉप बैड कॉप की लड़ाई का है? और पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, इलेक्शन तारीख के मामले पे पीपल्स पार्टी की हतमी पोजीशन क्या होगी? और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी रहने के बाद एक बार फिर सियासी हरीफ बन चुके हैं? इन सवालात को प्रोग्राम में आज रेज़ करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर की डेट हतमी है या कोई नई तारीख आएगी? और या फिर इसमें कोई तब्दीली होगी? जेल जाएंगे या घर जाएंगे? नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं, मुंतज़िर कौन है? नवाज शरीफ का जेल मुंतज़िर है या उनका घर मुंतज़िर है उनकी वापसी पे? और क्या नवाज शरीफ महंगाई पे अगर वापस आ जाते हैं वाकई, तो महंगाई पर जो अवामी गुस्सा है उसको कम कर पाएंगे? ये वो सवालात हैं जिनको आज प्रोग्राम में रेज़ करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वर्दी पैनलिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट एंड लॉयर्स। सबसे पहले जी नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नियो TV पे अपना प्रोग्राम करते हैं। आमिर गौरी साहब
सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडिटर हैं, द न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI के उनके कई केसेस में वकील भी हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, हाफिज़ हमदुल्ला साहब पे JUIFA पे जो आज हमला हुआ है, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके जान की हिफाजत करे, तमाम पॉलिटिकल रहनुमाओं की, तमाम पाकिस्तानियों की रादर। लेकिन JUIFA जिस तरह बार बार टारगेट बन रही है, पहले खैबर पख्तूनख्वा में JUIFA कन्वेंशन पे हमला, 40 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। अब हाफिज़ हमदुल्ला को स्पेशल टारगेट बलूचिस्तान में। सिक्योरिटी सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है? मुल्क की इलेक्शंस हो पाएंगे? मलिक साहब। शुक्रिया गरीदा। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की सीनियर सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार कर दिया था कि KPK और बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ मुसलसल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। हत्ता कि उन्होंने इस खदशे का इजहार करते हुए ये बात भी कही कि इन दो सूबों में तो इंतखाबी मुहिम चलाना बड़ा मुश्किल है, और अगर इन दो सूबों में इंतखाबी मुहिम नहीं चलेगी तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकेंगे। ये एक सवाल था उनकी तरफ से कि जब दोनों सूबों में मुल्क के अंदर जो इस किस्म के हालात होंगे तो फिर इलेक्शन जो है वो उसकी मुहिम कैसे चलेगी, और फिर जो इलेक्शन डे है वो कैसे उस रोज जो इलेक्शन हैं वो अपने पाया तकमील को पहुंचेंगे। ये सूरत हाल आपको पता है जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, खासतौर पे KPK के अंदर, फिर बलूचिस्तान के अंदर बाज कुव्वतें जो हैं इस वक्त टारगेट की हुई हैं पाकिस्तान को, और उनकी कोशिश ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हालात बिगड़ें। KPK के अंदर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, फिर हमारे जो अफगान ट्रेड पे जो है, ट्रांजिट पे हमारा जो एक इशू बना हुआ है, उसको भी अगर पेश नज़र रखा जाए तो ये पाकिस्तान को बड़े मुश्किल हालात का सामना है इन दोनों सूबों के अंदर। अब हम ये समझ रहे हैं कि शायद कोई ये इसके सियासी पहलू हो सकते हैं। सियासी पहलू से दरकिनार अगर आप देखें तो इन दोनों जगहों पे इस वक्त सख्त किस्म के हालात हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि अगर आप सियासी कायदीन को हट कर देखें तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ फौजी किसी गाड़ी पर हमला होता है या किसी कानवाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है, जिसमें अब तक पिछले एक माह के दौरान दर्जनों जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल काफ़ी बिगड़ चुकी है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की, और ये इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान के अंदर ना सियासी बहरान हो और ना पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबां हों, और मुल्क के अंदर जो एक मजमूई माहौल बना हुआ है वो शायद इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए जो है वो सियासी जमातें हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, सबको मिलकर इससे निकलना है। लेकिन बदकिस्मती से हम शायद अपनी ज़ाती जो है वो झगड़ों में उलझे हुए हैं, और मुल्क के लिए खासे खतरात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पेश है, सो मच सो कि प्रेसिडेंट को भी ख़त लिख के उन पर प्रेशर डाला गया कि जी आप इलेक्शन की डेट दें। सुप्रीम कोर्ट भी चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन इस वक्त जो दो बड़े सूबों में खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो सकता ये मामला? सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है, जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इससे कहीं ज़्यादा जो है तशवीशनाक हैं। मुझे हैरत है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है चतराल के बॉर्डर एरिया पे। अफ़गानिस्तान की सरकारी फोर्सेस ने जो है बहुत बड़ा अटैक किया, जिसमें तकरीबन 3000 के लगभग ट्रुप्स ने, बड़ी ओपन फाइट हुई और बहुत ही ज़्यादा एक तशवीश फिर बटाग्राम का इंसिडेंट हुआ। ये चीज़ें हमारी मीडिया में नहीं आई है, और ये रिसेंट वाक़यात हैं। अफ़गान हुकूमत जो है उनकी जो अभी मीडिया, सोशल मीडिया पे जो उनके फुटेजेस आ रही हैं, उनकी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हैं कुल्लम कुल्ला जिहाद और जंग के ऐलानात कर रही हैं। हमारी जो ट्राइबल सूरत-ए-हाल हैं, जो कबाइली इलाका जात, साबिका कबाइली जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे साबिका 3-4 माह में तालिबान की आमद जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो सूरत हाल ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से पहले के थे, वो तेज़ी से अब लोग जो हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो माइग्रेशन कर रहे हैं, और इन चीज़ों का जो हैं, जो हमारे साहिब
اقتدار حلقے ہیں یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کو ان چیزوں کا کافی علم ہے. تو جو ماحول بنتا جا رہا ہے, الیکشن ممکن ہے. الیکشن جو ہے چونکہ اس سے برے حالات تھے 2018 میں جو آج کے حالات ہیں, اور اس سے زیادہ برے حالات 2013 میں تھے, اور ان سے بھی کہیں زیادہ برے حالات 2008 میں تھے جب الیکشن آئے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی. 2013 کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تقابلی ان کا کرتے ہیں 13 سے 18 سے یا 2008 سے, تو ایسی صورت میں اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ ہم اس کو الیکشن کی پوسٹپونمنٹ کا جواز بنا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن صرف اس بنیاد پہ ملتوی کرنا کہ یہ ملک میں حالات جو ہے, یہ حالات ہمارے اس طرح کے کبھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. 20 سال سے ہماری یہی صورتحال ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی یہ پلی جو ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ حالات جو ہے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. عامر خوری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آج حافظ حمداللہ ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے اٹیک ان کے اوپر کیا گیا, سب کو خدا محفوظ رکھے تمام سیاسی جماعتوں کو, بٹ اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کیمپین ہو سکے گی, پاسبل ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو؟ غریزہ پہلے تو حافظ حمداللہ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں سب ان کے لیے دعا, اور باقی سارے پاکستانیوں کے لیے بھی. حالات جس طرح میرے ساتھی کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور چترال جو کہ پاکستان مطلب کے پی کا ناردرن موسٹ ضلع ہے, وہاں سے لے کے نیچے تک مطلب وزیرستان بھی کبھی سیف نہیں ہے بہت عرصے سے, اور بلوچستان کے مختلف پارٹس کے اندر جو ہے حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں. وہاں ڈیتھس ہوئی ہیں. وی آر لوزنگ مین اینڈ آفیسرز ایوری ڈے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ویکیوم میں تو ٹریول نہیں کرتی, نہ ہی آپریٹ کرتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ملک کے جو ایکچولی معروضی حالات ہیں کیا. تو یہ کہنا کہ اگر فرض کیا جو اٹیک ہیں اس کی وجہ سے الیکشن کو جو ہے وہ روکا جائے, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر فرض کیا ہم الیکشن کو روک دیں گے تو یہ اٹیک بند ہو جائیں گے. ملک کو بہرحال چلنا ہے, اور ملک جو ہے وہ ایک ایسے عجیب و غریب دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو اس راستے پر پاؤں رکھنا ہے جس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ آگے چل سکے. تو میرے خیال جو ذمہ داری ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, اس میں پاکستان آرمی جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور اس کے ساتھ باقی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ کس طرح انشور کرتے ہیں. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے, دیکھیے جس طرح مروت صاحب کہہ رہے تھے اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی 2008 میں, تو اس طرح لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ شاید پتہ نہیں کس عذاب کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے گا. لیکن بہرحال پاکستان وہاں سے نکلا, آگے بھی حالات ہیں الیکشن سے پہلے. اور ایک جو بات نصر اللہ کہہ رہے تھے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے آس پاس جو ہمارے کچھ نیبرز ہیں, کچھ ہمارے دوست ملک ہیں, سو کالڈ دوست ملک, ان کی کوشش بہرحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبلائز نہ ہو, اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو, اور اس کو جو ہے اس طرح کے مشکل حالات سے مسلسل اس کو مبتلا رکھا جائے. تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ تو وقت کے اوپر ہی ہوں گے, جو بھی وقت ہوگا, لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ پریشان کن تو بہرحال ہے. صورتحال بالکل پریشان کن ہے. عامر خوری صاحب یہ سمجھتے ہیں. سائفر کیس, واپس شیر افضل مروت صاحب آپ کی طرف آؤں گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست بھی آج مسترد ہو گئی, اور بڑا گرلنگ اس کیس کی جو ہے آج وہ ساری سماعت رہی, جہاں پہ جج صاحب اور سوالات بھی بہت کچھ کرتے رہے. پی ٹی آئی کے وکیل, چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر صاحب, انہوں نے بھی کافی جو ہے نا وہ سخت قسم کے جوابات دیے, لیکن درخواست ضمانت مسترد ہو گئی چیئرمین پی ٹی آئی کے اور شاہ محمود صاحب کی بھی. لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیوز ٹائٹننگ کیس, ایک اور نیوز ٹائٹننگ کیس بننے جا رہا ہے اگینسٹ چیئرمین پی ٹی آئی. سائفر کیس میں آج سلمان صفدر صاحب نے بھی دلائل دیے, اور میں نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے عدالت میں آرگومنٹس دیے. بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی آرگو کیا. سائفر کیس جو ہیں اس میں جو آج کی کارروائی تھی, اس سے پہلے میں ذرا 18 ایام پیچھے لے جانا چاہوں گا. یہ ضمانت ہیں اور 2 دفعات کے تحت یہ کیس بنا ہے, دفعہ 9 اور دفعہ 5 آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923. یہ جو مین دفعہ ہیں جس میں سزا زیادہ ہیں وہ ہیں دفعہ 5, جس کے تحت, اور یہ الزام ہیں کہ کوئی ان آتھورائزڈ آپ انفارمیشن کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں یا شیئر کر دیتے ہیں. لیکن انفارمیشن کا ملکی سلامتی سے تعلق ضروری ہے کہ وہ ملکی سلامتی سے ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ اینیمی کنٹری کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب یہ جب ہم نے ضمانت کی درخواست دائر کی
تو اس NJPMC نے یہ قرار دیا ہوا ہے کہ جتنی بھی بعدت گرفتاری ضمانتوں کی درخواستیں ہیں وہ 3 ایام میں فیصلہ ہونی ہے. 3 ایام، آج 18 ایام اس جج صاحب نے جو ہیں ہمارے ضائع کیے. پہلے وہ چھٹی پر چلے گئے، پھر آئے، پھر چھٹی پر چلے گئے. اب آج جو تھے میں نے اس سے پہلے کہا ہوا تھا کہ اس جج صاحب سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی یا ضمانت دینے کی. اور ضمانت جو ہیں جو آج نہیں دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پندہ تیار ہو رہا ہے. بے شک لوگ پندے تیار کر رہے ہوں گے، لیکن قانوناً ہمیں انتظامیہ، پولیس، گواہان، نیب، FIA ان کے ساتھ ساتھ فائٹ کرتے ہوئے ہم عدالتوں کے ساتھ بھی فائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عدالتیں اب یا تو فریق بن گئی ہیں یا فیسیلیٹیٹر بن گئی ہے، بالخصوص اسلام آباد میں. اور ہمیں اسلام آباد کی حد تک جو ہے کوئی انصاف چیئرمین PTI کو نہیں مل رہا ہے. اور یہ نعرہ، یہ اذان، یہ بات میں نے، خان صاحب نے اور ہمارے دیگر کولیگز نے ہر فورم پہ کہی ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے آرٹیکل 186A کے تحت کہ چیئرمین PTI کے تمام کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد کی جورسڈکشن سے ٹرانسفر کر کے یا پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ. تو لہٰذا یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ مبنی بر انصاف نہیں ہے، بیسیکلی یہ ناانصافی ہیں. ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ جج صاحب جو ہیں اس نے پہلے یعنی اس نے ایک تو ناانصافی یہ کی کہ ایک ہونے والے بیل میں ضمانت نہیں دی. اگر اس نے خارج بھی کرنا تھا تو 3 دن کے اندر خارج کر دیتا. اور آخری بات، 3 دن کے اندر خارج کر دیتا. اس نے 18 ایام بھی ہمارے ضائع کیے. تو لہٰذا یہ ناانصافی کی حد ہے. ٹھیک ہے. نصر اللہ ملک صاحب، پہلے جج ہمایوں دلاور کے فیصلے پہ پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض کیا، اس کو متنازع بنا دیا، جج صاحب کو بھی متنازع بنا دیا. اب جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کے اعتراض اٹھا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائفر کیس بھی متنازع ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ بھی متنازع ہو سکتا ہے، یا یہ کیس چیئرمین PTI کے خلاف میرٹ پہ کوئی گلے کا شدید پھندا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں غریدہ، اگر آپ میرٹس اور ڈی میرٹس کو الگ بھی کر دیں اس ملک کے اندر، ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے عمران خان صاحب کا وہ مقدمے لڑتے ہیں، کیا اس ملک کے اندر یہ ماحول نہیں بن چکا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی عدالتی فیصلہ جو اس کے خلاف آئے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اگر اسے عدالت سے ریلیف نہ ملے تو عدالتیں درست نہیں ہیں، عدالتوں سے ریلیف مل جائے تو آپ عدالتوں کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اب مزاج اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ اب لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا PTI کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. ماضی میں PMLN کے ساتھ جو ہوا وہ درست تھا یا غلط تھا. اب یہ سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے ان تمام سینئر وکلاء کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس ملک کے اندر آپ نے خود عدالتی نظام کو اتنا بگاڑ دیا ہو کہ آپ مختلف چیمبرز کے ججز صاحبان عدالتوں کے اندر براجمان ہوتے ہیں، یہ جی فلاں گروپ کا ہے یہ جج بن جائیں گے، یہ فلاں گروپ کے ہیں یہ جج بن جائیں گے. پاکستان کے اندر کوئی پاکستان جوڈیشل سروس نہیں ہے، اور اپائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے خیال میں میرے بھائی مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ تصور کریں کہ آج PTI یہ اعتراض کرتی ہے، یعنی PTI شیخوپورہ سے ایک شخص نے الیکشن لڑا صوبائی اسمبلی کا، وہ الیکشن ہار گئے، ہائی کورٹ کے جج بنا دیے. اور یہ مثالیں ماضی میں بھی موجود ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اب اگر عمران خان صاحب کے یہ فیصلہ حق میں آ جائے، صبح دیکھیے گا سب لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے کہ جی بڑا بہترین عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے. کبھی عدالتوں کے اوپر تنقید کی جاتی تھی کہ رات کو عدالتیں کھلی ہیں، پھر کہا کہ جناب عدالتیں بہترین کام کر رہی ہیں. یہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا کہ کوئی کسی فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ان کے فالوورز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. سائفر کا جو ایک کہانی گھڑ کے جس طریقے سے پورے ملک کے اندر ایک تباہی کی مہم چلائی گئی اور جس طریقے سے سیاسی نفرت کو عروج پر پہنچایا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیا اس ملک کے اندر کبھی یہ ہوا تھا کہ لوگ گھروں پہ چڑھ دوڑیں اور کہیں کہ ہم فلاں کے گھر کو جا کے آگ لگا دیں گے، اور یہ احتجاجی مظاہرہ کسی کے گھر کے باہر ہوگا؟ چلیں کسی سیاستدان سے اختلاف ہو سکتا ہے نا، اس کی بیوی اور بچوں سے تو نہیں ہو سکتا. آپ ان کے بچوں کے راستے نکلنے کے گھر کے بند کر دیں گے. یعنی یہ مزاج وہاں چلا گیا جہاں آج آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے، جہاں آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، جہاں آپ ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. اور اس مزاج کی خرابی کو کیا پاکستان تحریک انصاف کے دوست
मानने को तैयार हैं। माजी में जो कुछ पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने किया, मैंने अपनी जर्नलिज्म के आमिर गौरी साहब हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, बड़े सीनियर साथी इस मुल्क के, ये इस बात के गवाह हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN को इस बात का इदराक था कि हमने जितनी नफरतें की हैं, ये जो तकारीर की हैं, इससे सोसाइटी के अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। लेकिन क्या खान साहब को भी ये एहसास होगा कि सेक्रेटरी दाखिला से कहे मैं तुम्हारी शलवारें गीली कर दूंगा, DC से कहे कि तुम्हारा शहबाज शरीफ बाप लगता है, और जब चाहे जिसी के ऊपर भी दिख रही इल्जाम तराशी की बात होती है। पनामा में 10 अरब रुपए देने का इल्जाम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। मुझे बताइए किस अदालत में जाके इमरान खान साहब ने सामना किया? नजम सेठी साहब के ऊपर 35 पेंशन लगाने का इल्जाम है, किस अदालत में जाके इसको सामना किया गया है कि हाँ भाई मैंने इल्जाम लगाया, मेरे पर ये सबूत है। ये अदालतों को भी अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला चाहते हैं, और जो मर्जी कर लें, ये कहते हैं हमारे साथ कुछ ना हो। यानी ये भी पाकिस्तान की तारीख में मेरे दोस्त बड़े सीनियर वकील हैं, ये बता दें, कभी चले झूठा मुकदमा हो किसी की शख्स के ऊपर, कभी ये हुआ है कि आप एक जत्था बरदार फौज लेके अपने घर बैठ जाएं कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, और गिरफ्तार करके दिखाओ हमारी डेडलाइन बन गई है। इस मुल्क के अंदर तो ये काम डाकू या इस मुल्क के वो लोग दहशतगर्द किया करते थे कि हम किसी मुकदमे को नहीं मानते। तो ये आपके ऊपर झूठा मुकदमा है, सच्चा मुकदमा है, अदालतों पे जाके सामना करो। माजी में आप कहते थे शहबाज शरीफ को सामना करना पड़ेगा, नवाज शरीफ को बैठना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा अदालतों के सामने, और जाके हुसैन नवाज की तस्वीर शेयर किया करते थे कैसे सर झुका के बैठा हुआ है। आप अदालतों में जाके पेश होने को तैयार नहीं थे। इसलिए ये सारा जो इल्जाम आज किसी को देने की बजाय सियासतदानों को अपने गिरबानों में झांकना होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं आपके। यही सवाल लेके, इन्हीं पॉइंट से डिबेट को आगे लेके आमिर गौरी साहब की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर गौरी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपका ओपिनियन क्या है? साइफर केस मजबूत केस है, मेरिट पर ये केस बन रहा है, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी मुतनाज़ बना रही है, और तोशा खाना के तहत तोशा खाना पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ था कि उन्हें हक के दिफा नहीं दिया गया, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अभी भी शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया कि जी इंसाफ नहीं हो रहा है हमारे साथ साइफर केस में भी। मेरे ख्याल है मरवत साहब जो हैं वो एक मजे हुए वकील हैं, वो हमारी बात जो है उसको शायद ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसिज्म समझें, लेकिन जो बात नसरुल्लाह कह रहे थे उसके अंदर जान तो बहुत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉट मरवत साहब को, लेकिन PTI की लीडरशिप को, कि वेलकम टू दी स्पेस एंड टाइम जो इन्होंने क्रिएट किया था इससे पिछले अपने जो पॉलिटिकल हरीफ हैं उनके लिए। देखें वो 2-2, 3-3 साल उनमें बाज़ लोग जो हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स थे, चाहे पॉलिटिशियंस थे, या उनकी फैमिली के मेम्बर्स थे, या उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने जेलें काटी हैं सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात के ऊपर। यानी उनका केस जो है वो नैब से निकल के किसी अदालत में नहीं गया। ये जो मामलात हैं, हो सकता है वो मेरे साथ बिल्कुल एग्री ना करें, मेरे ख्याल में ये सारे मामलात जो हैं वो ज़रूरी तो बहुत हैं, अहम नहीं है अब, इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बड़ी मुश्किलात का शिकार है। और पाकिस्तान में सैडली जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो अदारों से बड़ी कर दी गई थी। मेरा अपना ख्याल है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं और उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं, अगर वो जजेस हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और मेरा ख्याल ये है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो बैठे हुए अरबाब इख्तियार हैं, वो उसका एहसास करें। अदरवाइज यकीन कीजिए जो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट है वो इट इज़ गेटिंग एंग्रियर, और खुदा ना करे कि लोग जो है मामलात को अपने हाथ में ना ले लें। शेर अफजल साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते नसरुल्लाह मलिक साहब की गुफ्तगू पर? नसरुल्लाह मलिक साहब से सवाल आपने पूछा था साइफर पे, लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब बड़े सीजन साफ़ी हैं, काफ़ी ज़माने से इसको जब से ये ARY में थे हम देखते आ रहे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब ने पूरी तकरीर कर दी चेयरमैन PTI पे और PTI की पॉलिसियों पे और उन पे। देखिए मैंने बात ये की थी, और ये इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ उनके इस बयान से कि अगर PTI ने अपने दौर में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है मुखालिफिन के लिए, तो मैं बहैसियत वकील जो हैं उस प्रोसेस को कंडेम करता हूँ जो कानून से तजावुज़ हो। अब मीडिया का भी ये हक़ था ना कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। ठीक है, जिन लोगों ने जो गलतियाँ की PTI के दौर में, लेकिन ये जो बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है, ये जो पाकिस्तान में अब घरों में घुसना, अगवा करना, इस्लामाबाद से 1 माह के अंदर 19 लोग जो हैं PTI के वो उठाए गए
किसी अदालत में पेश नहीं किए गए। अब इन चीज़ों पे क्यों बात नहीं कर सकते हैं? जो हो रहा है, आमिर गौरी साहब कह रहे थे ना कि वेलकम टू दैट स्पेस एंड दैट टाइम, जो कि आपने या आपकी जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं उसने अपने दौरे हुकूमत में अपने सियासी मुखालिफिन के लिए क्रिएट करके रखी हुई थी। जी, गौरी साहब की इस बात की मैं तायीद करता हूँ। मैं अगर राना सनाउल्ला का मैंने बार बार कहा था, अगर उस पर गलत मुकदमा बना था, मैंने उसी रोज़ ट्वीट की थी और कहा था कि ये ज़्यादती है, ज़ुल्म है। अगर जो है खाकाना बाई साहब जो हैं उसको सेल में डाला गया था तो ये भी ज़्यादती थी। ये बैसियत वकील, हम रूल ऑफ लॉ को देखते हैं, लेकिन बैसियत वकील में पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कतई नज़र इसके कि मैं इमरान खान का वकील हूँ या PTI का, लेकिन अल्लाह ताला हाज़िर नाज़िर हैं कि उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। मलिक साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, नवाज शरीफ की वापसी के बारे में, आप लाहौर में बैठे हैं, नवाज शरीफ की अब तक की जो आइटेनरी है उसके मुताबिक उन्होंने लाहौर लैंड करना है। क्या हतमी तारीख लगती है आपको 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की? देखें, बज़ाहिर ये लगता ही है कि 21 अक्टूबर जो है वो मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जी। आज कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, मरियम नवाज साहबा उन कमेटियों की सरबराह भी होंगी, इस्तकबालिया कमेटियां भी होंगी, लेकिन मेरी राय के मुताबिक जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते ये 21 अक्टूबर की तारीख भी आगे जा सकती है। मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, इलेक्शन का माहौल बनेगा, तो तब वो पाकिस्तान वापस आएंगे। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि उन्हें फौरी तौर पे वापस आ जाना चाहिए। तो दूसरी बात इस वक्त देखें जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर मियां नवाज शरीफ ये समझें कि उनके लिए भी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं, तो उनके लिए भी रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हुए नहीं हैं। मुस्लिम लीग नवाज में से भी जो है इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो लग नहीं रहा कि 21 अक्टूबर वाली तारीख आगे नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर गौरी साहब, शेर अफजल मरवत साहब। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक और फिर आगे बात को आगे बढ़ाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम के आखिर में सबसे अहम बात जिसका ऐलान करते हुए मुझे तकलीफ़ भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, लेकिन मैं एक अच्छे नोट पे, एक खुशी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक मुनासिब और मुस्बत नोट पे इस ऐलान को अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाहते हैं, न्यूज़ वन के व्यूअर्स के सामने रखना चाहते हैं। न्यूज़ वन से मेरा ताल्लुक़ पिछले कम से कम कमोबेश 3 साल से ज़्यादा के अरसे से है, और अब वक्त आ गया है कि मैं न्यूज़ वन को खुदा हाफिज़ कहूँ और एक अपने सहाफ़ती करियर में एक नए मोड़ का या एक नए रास्ते का जो है वो इंतखाब करूँ। लेकिन न्यूज़ वन से जाते हुए, न्यूज़ वन को खुदा हाफिज़ कहते हुए, यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के लोगों को खुदा हाफिज़ कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, अफसोस हो रहा है, जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे वक्त बहुत खूबसूरत गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है। किसी भी सहाफ़ी के लिए, किसी भी एंकर पर्सन के लिए सबसे बड़ी इज़्ज़त की बात होती है कि उसे ना सिर्फ एक चैनल का प्लेटफॉर्म मिले, बल्कि वहाँ पे खुल के काम करने का मौका मिले। जो सहाफ़ती अक़दार हैं, जो सहाफ़ती क़वाइद व ज़वाबित हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक भरपूर सहाफ़त करने का मौका मिले, और ये सब काम करने का मौका मिले इज़्ज़त के साथ। सो न्यूज़ वन ने ये सब कुछ इन पिछले 3 सालों से ज़्यादा का जो अरसा है उसमें मुझे अल्लाह की मेहरबानी से अता किया है, और इसके लिए मैं न्यूज़ वन का जितना शुक्रिया अदा करूँ। ये एक फैमिली की स्पेस बन चुकी है, ये मेरा होम टर्फ, होम ग्राउंड बन चुका है न्यूज़ वन। और लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी न्यूज़ वन एज एन एंटिटी, एज अ चैनल, एज अ ग्रुप, और इसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी ताहिर ए ख़ान साहिब का, सीमा ताहिर साहिबा का, कि जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया अपने प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए मुझे जो है इन्होंने हायर किया। और उसके बाद फिर शाहिद जावेद साहब जो कि CEO हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हाफिज़ तारिक महमूद साहब जो कि हमारे डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स हुआ करते थे, उनके साथ 2-2.5 साल का अरसा गुजारा। इस वक्त वो एक और चैनल में मौजूद होते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम भी करते रहे थे, आप उनका प्रोग्राम भी देखते रहे हैं। बहुत नफीस शख्सियत, उन्होंने बहुत हमेशा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। मेरी टीम का
G4 खरीदा की टीम का, जिसमें राजा शाहिद साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं, बहुत उनकी एफर्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन उनका काम रहा है, हमेशा उन्होंने भी सपोर्ट किया है। अकबर अली ख़ान साहब जो कि हमारे एक और प्रोड्यूसर रहे, सीनियर प्रोड्यूसर रहे, इस वक्त एक और अच्छे चैनल पे, ज़्यादा बड़े चैनल पे, न्यूज़ वन भी बहुत अच्छा चैनल है, बट ज़ाहिर है एक बुके ऑफ चैनल्स होता है, सो एक और चैनल पे इस वक्त काम कर रहे हैं अकबर अली ख़ान साहब, उनका भी शुक्रिया। ऐमन हयात साहिबा हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली लड़की हैं, बहुत मेहनती लड़की हैं और बहुत प्रेशर में बहुत बेहतरीन काम करती हैं। सो जितने भी हमारे गेस्ट्स बहुत अच्छे आपको इन 3 सालों में नज़र आते रहे, उसमें ऐमन हयात साहिबा का बहुत अहम किरदार है। अली हैदर साहब हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, हमारे कंटेंट राइटर हैं, बहुत बेहतरीन इनकी ना सिर्फ सहाफ़ती उमूर पे ग्रिप है, बल्कि कंटेंट लिखने के हवाले से, रिसर्च करने के हवाले से, जो कि बैकबोन होता है किसी भी चैनल का, सो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शहाब महमूद साहब इस वक्त डायरेक्टर न्यूज़ हैं न्यूज़ वन पे, और बड़ी मेहरबानी, बड़ी शफ़क़त फरमाई इन्होंने, हमेशा हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आरिफ महमूद साहब कंट्रोलर न्यूज़ हैं, एक और बहुत नफीस, बहुत अच्छी शख्सियत, बड़ा सपोर्ट करते हैं, प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, राय देते रहते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। नुमान अंसारी साहब इस्लामाबाद के स्टेशन मैनेजर हैं, पिछले 3 सालों में बहुत बेहतरीन इनका किरदार रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने G4 खरीदा के प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, आउट ऑफ द वे जाके भी सपोर्ट किया। बहुत से मामलात एडमिनिस्ट्रेशन के, फाइनेंस के, HR के, जो कि इनके हाथ से गुजरते रहे, जो कि कठिन होते हैं, बट बहुत अच्छा इन्होंने काम अंजाम दिया। इसी तरह से जो न्यूज़ वन की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और HR है, फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, मैं इन सब डिपार्टमेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत सपोर्ट किया इन तमाम डिपार्टमेंट्स ने मुझे। नुमान सुहेल साहब टेक्निकल मैनेजर हैं, बहुत टफ़ टाइम भी हम इनको देते रहे मामलात के हवाले से, बट बड़ी मध्यम शख्सियत हैं, धीमे मिजाज की शख्सियत हैं, और अपने धीमे मिजाज से ये हर काम निकलवा लेते हैं, हर काम करवा लेते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया नुमान सुहेल साहब, आपको बहुत टफ़ टाइम दिया गया, चीज़ें बहुत गंभीर भी हुई, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको मैनेज कर लिया। ब्यूरो चीफ्स, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ख़बर जब भी लेनी होती थी, या जो DSNGs चाहिए या कुछ इस किस्म के मामलात होते हैं, हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया, कभी इनकार नहीं किया, कभी हमने इनके मुंह से ना नहीं सुना। इसी तरह से जो ब्यूरो चीफ में, ब्यूरो ऑफिस में इस्लामाबाद के जो बाकी रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, बाकी रिपोर्टर्स हैं, कुछ अभी भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ नहीं भी मौजूद, जिनमें से एक नैयर अली साहिबा बहुत काबिल, बहुत नुमाया रिपोर्टर है, उनका मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्रवाई होती थी हम उनसे जानते थे। बाकी रिपोर्टर्स माजरत के साथ सबके नाम नहीं ले सकूँगी, लेकिन सबका फ़र्दन बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे कैमरामैन हैं सबका बहुत शुक्रिया। हमारी मेकअप आर्टिस्ट रीमा साहिबा, उनका बहुत शुक्रिया, इन 3 सालों में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और स्क्रीन पर आपको जो एंकर पर्सन नज़र आता है, मैं नज़र आती रही जिस तरह, इसके पीछे उनकी बहुत कारकर्दगी थी बेहतरीन। बाकी एंकर्स जो आपको नज़र आते रहे न्यूज़ वन की स्क्रीन पे, उनका बहुत किरदार है। जितना भी टेक्निकल स्टाफ है, दीगर सपोर्ट स्टाफ है जितना, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी, ये बैकग्राउंड पे आपको एक एंकर नज़र आ रहा होता है फोर फ्रंट पे, लेकिन बैकग्राउंड पे पूरी एक टीम होती है, बहुत लोग होते हैं, ऑफिस बॉयज से लेके, ड्राइवर से लेके, टेक्निकल स्टाफ से लेके, सपोर्ट स्टाफ से लेके, तो ये सब, ये वो पुर्जे होते हैं एक गाड़ी के। गाड़ी में से पहिया निकल जाए, आप नहीं चला सकते, गाड़ी के इंजन में से कोई पुर्जा, तो ये बेशक किसी भी नौयत के हों पुर्जे, लेकिन ये बहुत कलीदी होते हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो आपके सामने जाता है, ये सब लोग उसका हिस्सा होते हैं। और सबसे आखिर में मैं नहीं भूलना चाहूँगी हमारे जो NLE हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, अदनान साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो भी प्रोग्राम आप देखते हैं ऑन एयर, जो ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, जो प्रेजेंटेशन आपको प्रोग्राम की मिलती है, ये सब उनके हाथों से निकल के जाती है। सो बहुत बेहतरीन काम करते हैं अदनान साहब। और उसके बाद जो आपको सोशल मीडिया पे क्लिप्स नज़र आते हैं वायरल, ये भी उनका हाथ होता है, उनकी कारकर्दगी होती है। इसके अलावा किसी का शुक्रिया अदा करना अगर मैं भूल गई हूँ तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वन का शुक्रिया। और वंस अगेन जाते हुए अफसोस हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ द सर्कल ऑफ लाइफ, दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। न्यूज़ वन के लिए मेरी बहुत अच्छी, बहुत नेक तमन्नाएं। खुदा इस चैनल को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह
दोबारा अगर मुस्तकबिल में मौका मिला तो ज़रूर मैं न्यूज़ वन पे आना चाहूँगी, काम करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। न्यूज़ वन के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ, न्यूज़ वन का भी, मेरा भी, हम सब का भी। अल्लाह हामी और नासिर हो। आपसे इंशाल्लाह किसी और जगह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ और अलविदा।